Good morning, Manshika. So, okay. Good morning to all of you, and let's start our class. Morning. तो कल हम पढ़ रहे थे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स दी होती है, सारी डिटेल्स दी होती है। ठीक, तो अब हम जरा उसी को आगे देखते हैं कि उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या कंटेंट्स होता है। तो एज पर द सेक्शन 13 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, द मेमोरेंडम ऑफ ए लिमिटेड कंपनी मस्ट स्टेट द फॉलोइंग थिंग्स। इसमें से कुछ चीजें होनी चाहिए, वो देख लीजिए कौन कौन सी। इसके बाद इसके जो क्लॉज हैं, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की क्लॉज हैं, वो हम थोड़ा देखेंगे। तो पहली बात, द नेम ऑफ कंपनी विद लिमिटेड एज इट्स लास्ट वर्ड इन द केस ऑफ ए पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड एट इट्स लास्ट वर्ड इन द केस ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। देखिए यहाँ पर लिखा है कि कंपनी के लास्ट में लिमिटेड होना चाहिए, अब वो चाहे पब्लिक कंपनी हो या चाहे प्राइवेट कंपनी हो। लेकिन हम इसके पहले ये भी पढ़ चुके हैं कि जो लिमिटेड कंपनी वाली होती है, तो इसका मतलब कि उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होंगी वर्ल्ड में। जैसे गवर्नमेंट की पूरी वो होती है ना, जो 100% गवर्नमेंट की होती हैं, तो उसमें इस तरह की उसमें नहीं होती है। ठीक है, उसमें वो कंडीशन नहीं है। या जिन कंपनियों की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, वो इसमें नहीं आएंगी। साथ ही इसके बाद जो चैरिटेबल कंपनीज होती हैं, चैरिटेबल या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट, तो कुछ कंडीशंस ऐसी दी हुई हैं जिसमें हम उनको कंसीडर नहीं करते हैं, या उनमें ये नेसेसरी नहीं होता है कि उनके नाम के लास्ट में लिमिटेड वर्ड लगा हो। ठीक, तो द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड, इसमें क्या है, उस स्टेट का नाम होना चाहिए जहां पर वो कंपनी है। जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मतलब कि आपका एक लोकेशन होता है। तो जैसे हम अभी आगे पढ़ेंगे एक सिचुएशन क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज या इसी को आप बोल लीजिए डोमिसाइल क्लॉज। एक हो गया आपका नेम क्लॉज, दूसरा हो गया आपका सिचुएशन क्लॉज या डोमिसाइल क्लॉज। हम इसको भी आगे भी देखेंगे। एंड the next one is, in the case of a company in existence immediately,
बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1965 द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी का मतलब होता है वस्तु, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है वस्तु, दैट इज ये एक आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज होगा, ये भी हम आगे आगे देखते हैं। तो उसमें देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या चीजें, कंपनी का नाम, उसकी सिचुएशन, उसका ऑब्जेक्ट। ठीक, इसके बाद इन द केस ऑफ ए कंपनी फॉर्म्ड आफ्टर सच कमेंसमेंट the main objects of the company to be pursued by the company on its corporation and objects incidental or ancillary to the attainment of the main object after other objects of the company not included in सब clause। मतलब कि आपके सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो उसका एक क्लॉज है उसमें आप बता दीजिए, और जो आपके दूसरे अदर ऑब्जेक्ट्स हैं उसके लिए आप सब क्लॉज में उसको इंक्लूड मत कीजिए, आप उसी क्लॉज में से आप उसको सारा डिफाइन कर दीजिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज इन द केस ऑफ कंपनीज अदर देन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के अलावा जो दूसरे आपकी कंपनीज हैं विद ऑब्जेक्ट्स नॉट कन्फाइंड टू वन स्टेट द स्टेट्स टू हुज टेरिटरीज द ऑब्जेक्ट एक्सटेंड। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप किसी स्टेट में कोई भी कंपनी रन करते हैं तो उस स्टेट के अंदर आपका बिजनेस है, स्टेट के बाहर आपका बिजनेस है, या आप और कौन कौन से बिजनेस करते हैं जो आपके अदर स्टेट में है, इसके बारे में भी आपको बताना होता है। मान लीजिए जैसे आपकी कोई कंपनी रन कर रही है, एक आपका वहां पर मान लीजिए यूपी में है और एक आपका यूपी के बाहर है, आपका यूपी के बाहर है, तो उसका हो सकता है ऑब्जेक्ट कुछ दूसरा हो, उसकी वस्तुखंड मतलब कि ऑब्जेक्ट क्लॉज इसको बोलते हैं वस्तुखंड, हो सकता है कि वो दूसरा हो, तो आपको उसमें भी उसको कन्फाइन करना है। एंड द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और बाय गारंटी shall also state that the liability of its member is limited। इसको बोलते हैं देता खंड या इसको बोलते हैं लाइबिलिटी क्लॉज। ये भी हम अभी आगे ये सारी सारी चीजें देखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसके बारे में बता देंगे। वैसे आपका जो हम बता रहे हैं, जो आपका सिलेबस है, हम उसके अकॉर्डिंग इतना सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग इसको समझ पाएं। अदरवाइज आप खुद यहाँ पर लैंग्वेज देखिए कि उसकी लैंग्वेज थोड़ा बहुत अलग हट करके, तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो अगला है आपका लाइबिलिटी क्लॉज, जिसमें से आपकी जो कंपनी है या तो लिमिटेड बाय शेयर हो या लिमिटेड बाय गारंटी, ये दोनों टाइप की हम कंपनियां ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक, तो हमें इसका भी एक क्लॉज इसमें होता है जो उसका क्या कहलाएगा, कंटेंट। इट मीन्स द लाइबिलिटी क्लॉज इंक्लूड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो कंपनी का मेमोरेंडम होता है उसमें देखिए एक क्या हो गया, नेम क्लॉज, फिर सिचुएशन क्लॉज, फिर ऑब्जेक्ट क्लॉज, एंड द नेक्स्ट वन इज लाइबिलिटी क्लॉज, देता खंड। ठीक, सो द memorandum of company limited by guarantee shall also state that each member undertakes to contribute to the assets of the company in the event of its being put up while he is a member or within 1 year after the cease to be a member for payment of the debt and liability of the। एक्चुअली जो आपका ये स्टेट जो सिचुएशन है, इसमें आपका एक होता है राजधानी खंड, तो बोलते हैं हम स्टेट क्लॉज, स्टेट क्लॉज। ठीक, और एक होता है आपका मेंबरशिप क्लॉज, मेंबर क्लॉज। तो इसके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे जो आपका यहाँ पर दिया हुआ। सो इन द केस ऑफ कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल, अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है, तो अनलेस द कंपनी इज एन अनलिमिटेड कंपनी द मेमोरेंडम शैल आल्सो स्टेट द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। जो कंपनी के पास जो शेयर कैपिटल है, याद रखिएगा, अनलेस द कंपनी इज अनलिमिटेड, जब तक कि कंपनी अनलिमिटेड ना हो। एक हमने बताया था ना, लिमिटेड एक अनलिमिटेड। द मेमोरेंडम शैल आल्सो स्टेट द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच द कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड एंड द डिवीजन देयरऑफ इनटू शेयर्स ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट। मतलब कि जो मेमोरेंडम है उसका, उसमें उसका शेयर कैपिटल का कितना अमाउंट है उसमें दिया होना चाहिए, एंड उसके जो डिविजन्स हैं, मतलब कि जो शेयर कैपिटल में आपने कहाँ कहाँ से फंड लिया हुआ है, उसके जितने भी पार्ट हैं, आइदर डिवेंचर, लोन, डेप्ट, जो भी है वो भी आपको उसमें बताना होता है। तो नो सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम
shall take less than 1 शेयर एट, मतलब कि जो सब्सक्राइबर, कोई भी सब्सक्राइबर एक से कम शेयर नहीं ले सकता। वैसे भी शेयर एक या उससे ज्यादा होगा, ये आपको इंटीजर जो नंबर होता है उसी में होगा। शैल टेक लेस देन 1 शेयर, एक से मतलब कि मिनिमम आपको एक शेयर तो लेना ही है, जो उसके सब्सक्राइबर उसके जो शेयर होल्डर्स हैं। तो each subscriber of the memorandum shall write opposite to his name the number of shares he takes। क्या होता है, जहां शेयर के नंबर लिखे होते हैं जस्ट उसके अपोजिट साइड में उसका नाम लिखा होता है जो उसके शेयर लेता है। तो ये सारी चीजें आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होती हैं। अब देखिए, पहला है आपका नेम क्लॉज। तो नेम क्लॉज के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में। तो कंपनी का नाम इसकी पहली विशिष्ट पहचान है, कंपनी का नाम इसकी पहली एक स्पेशल आइडेंटिटी है। तो इस प्रकार जो ज्ञापन के नाम खंड में, मतलब कि नेम क्लॉज में कंपनी के प्रामाणिक, मतलब कि अप्रूव्ड, लीगल, कानूनी और अनुमोदित नाम शामिल हैं। ठीक, कंपनी के नाम को एक समान नाम के साथ पंजीकृत रजिस्टर्ड कंपनी के किसी भी समानता को सहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ये कंपनी ट्रेडमार्क पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से अपनी कंपनियों के नाम की रक्षा करती है। मतलब कि जैसे इसमें नाम के लिए क्यों इतना कहा जा रहा है, अगर मान लीजिए आपका एक कंपनी चल रही है रौनक लिमिटेड, मान लीजिए कंपनी चलिए रौनक लिमिटेड, अब अगर उसी नाम की दूसरी कंपनी होगी रौनक प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी भी नाम लिख दे कि रौनक लिमिटेड है, रौनक कारपोरेशन, तो क्या होता है, फिर कंफ्यूजन होता है। तो जो आपके ब्रांड की इमेज है, जो आपके ब्रांड की इमेज है वो अफेक्टेड हो जाती है। तो इसी वजह से क्या है कि जो रजिस्टर्ड कंपनी के किसी भी समानता को सहन नहीं करना चाहिए। जो कंपनी, जब आप कभी भी कंपनी एक्ट में रजिस्टर करवाने जाएंगे तो अगर उसमें पहले से वो नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपको वो नाम नहीं मिलेगा, देन आपको क्या है, आपको दूसरा नाम लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब आपको ट्रेडमार्क, जो आपका ब्रांड होता है ना, जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तो उससे आप अपने कंपनी के ब्रांड की सेफ्टी कर सकते हैं। नहीं तो मान लीजिए अगर सेम नाम की कंपनी होगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका प्रोडक्ट कौन ले रहा है कि नहीं ले रहा है। पता चला, आपने देखा होगा नकली, जब कभी ऐसा होता है ना, तो जो नकली या लोकल कंपनीज होती हैं, वो जो ब्रांडेड कंपनी होती हैं उनके नाम का इस्तेमाल करके उनके प्रोडक्ट की कॉपी करके उनको सेल करती हैं। उससे क्या है, जो उनकी गुडविल है वो खत्म हो जाती है, वो उनको लॉस होता है उससे। एक तो उनके प्रोडक्ट की जो सेल होती है वो भी डिक्रीज होती है, जो कंपनी की गुडविल होती है वो भी उससे इन्फ्लुएंस होती है। तो ये आपका नेम क्लॉज इसलिए बहुत जरूरी है। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा है, देखिए नेम क्लॉज में बहुत ढेर सारा दिया, मैं आपको उसमें थोड़ा सिंपल सा बता देता हूँ। अब बात करते हैं आपका सिचुएशन क्लॉज। ठीक, सिचुएशन क्लॉज मतलब कि जो हमने बताया था अभी डोमिसाइल क्लॉज, तो अधिवास खंड, इसको डोमिसाइल, सिचुएशन, अधिवास, आप जो भी बोलना चाहें। तो डोमिसाइल क्लॉज में कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के सभी पॉसिबल डिटेल शामिल होते हैं। जो सिचुएशन क्लॉज होती है उसमें कंपनी के रजिस्टर्ड सभी ऑफिसेस की जो पॉसिबल डिटेल होती है वो उसमें शामिल होती है। इसमें रजिस्टर्ड ऑफिसेस के स्टेट या जो यूनियन टेरिटरी है उनके नाम शामिल होते हैं, और कार्यालय का सटीक पता, मान लें कि हो सकता है कि आपके ऑफिस का सटीक पता नहीं, लेकिन इसमें जो रजिस्ट्रार होते हैं उनके नाम जरूर होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका एक बहुत बड़ी रिलायंस है, तो रिलायंस का एक रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, मान लीजिए एक कानपुर में, दूसरा लखनऊ में, तीसरा आगरा में, चौथा दिल्ली में, फिर मुंबई, वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में। तो इस तरह से इनके सारे यूनियन टेरिटरी में आप समझ लीजिए चंडीगढ़, दमनदीप, इस तरह से जो यूनियन टेरिटरी हैं, तो यहाँ पर आपके जितने भी कंपनी के जो रजिस्ट्रार हैं या उनके जो ऑफिस के मेंबर्स हैं उनके नाम उसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये आपका कहलाता है क्या, डोमिसाइल क्लॉज या सब्जेक्ट सिचुएशन क्लॉज। इसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज जो मेमोरेंडम होता है कि उसके मुख्य सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, यह कंपनी के सभी कार्यों की एक लिस्ट प्रोवाइड करता है। जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है
ये कंपनी के सभी जो कार्य होते हैं, जो वर्क होते हैं, उनकी एक लिस्ट प्रोवाइड करता है। और ईच ऑब्जेक्टिव मतलब कि प्रत्येक उद्देश्य और संचालन कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में उल्लेखित होना चाहिए, उसमें दिया होना चाहिए। ठीक, साथ ही किसी भी ऐसे ऑपरेशन का जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में डिटेल नहीं दिया हुआ कंपनी की पहुंच से परे माना जाता है। अगर कोई भी ऐसा ऑपरेशन या बिजनेस एक्टिविटी जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिस्टेड नहीं है, इसका मतलब कि वो कंपनी की पहुंच में नहीं है, वो कंपनी से अलग है। तो इस जो हमने ये बताया ऑब्जेक्ट क्लास, एक कंपनी की जो ऑब्जेक्ट्स हैं नीचे मतलब कि जो इसके हैं, हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जो कंपनी के ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। क्या? एक है जो कंपनी की जो प्रस्तावित ऑब्जेक्ट हैं जिसके लिए इसे शामिल किया जा रहा है। कंपनी की यहाँ पे लिखा है मेन क्लास अदर क्लास, ठीक है ना। तो कंपनी की एक ऐसी प्रस्तावित ऑब्जेक्ट है जिसके लिए इसे शामिल किया जा रहा है। और दूसरा दूसरा वो है जो मामलों को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। दूसरा वो है जो मामलों को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताने के अलावा कंपनी के जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट्स का डिटेल कंपनी से जुड़े लोगों को कई लाभ देता है, कई बेनिफिट्स देता है और उनको पावर देता है। ठीक, तो देखिए इनमें से क्या क्या है। यह सब्सक्राइबर को सुरक्षा देता है, मतलब कि जो उसके शेयर होल्डर्स उसके मेंबर्स हैं उसको सेफ्टी प्रदान करे, क्योंकि उन्हें इस बात की पूरी जानकारी होती है कि उनका कीमती पैसा कहाँ लगाया जा रहा है। दूसरा, जो रिलेटेड कंपनियों के साथ पर्सन और यह कंपनियों की रक्षा करता है, क्योंकि उन्हें कंपनियों की शक्तियों के विस्तार का ज्ञान होता है। जो उसके मेंबर्स होते हैं ना, उन्हें कंपनी की पावर कहाँ तक है उसके बारे में भी पता होता है। एंड जो कंपनी का डायरेक्टर बोर्ड है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, कंपनी के फंड का उपयोग केवल जो मेमोरेंडम है उसमें निर्दिष्ट जो ऑब्जेक्ट्स हैं वहीं तक सीमित है। मान लीजिए कि आपने जो फंड रेज किया है पब्लिक से, आपने जो फंड रेज किया है वो केवल वहीं तक लिमिटेड है जहां तक कि कंपनी के मेमोरेंडम में वो लिखा हुआ है। तो ये क्या है? ये है आपका पूरा कौन सा ऑब्जेक्ट क्लॉज। ये अब देखिए इसमें कितना ढेर सारा दिया। ठीक, आगे आते हैं लायबिलिटी क्लॉज, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा। ठीक, तो इसमें क्या होता है? द फोर्थ कंपल्सरी क्लॉज मस्ट स्टेट दैट लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड। जो कंपनी के मेंबर्स हैं उसकी लायबिलिटी के बारे में हमें बताता है। सो लायबिलिटी क्लॉज में कंपनी के प्रत्येक मेंबर की लायबिलिटी का डिटेल दिया होता है। यह केवल ये बताता है कि कंपनी के प्रत्येक मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है, और जो ये क्लॉज है प्रत्येक पर्सनालिटी या पर्सनल पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट होने के लिए कंट्रीब्यूट करता है। उसमें किसका कितना कंट्रीब्यूशन है उसके अमाउंट को ये बताता है। यहाँ पर देखिए, the effect of this clause is that in a company limited by share, no member can be called upon to pay more than what remains unpaid. For example के तौर पर, where a shareholder holding a share of rupees 100 has paid rupees 75 on it, he can be called upon to pay the balance of rupees 25. In case he has paid the full value of rupees 100, he cannot be required to pay anything more even if the company owes huge debt to its creditors। मतलब कि अगर मान लीजिए कंपनी में आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया है, ठीक, तो कंपनी आपको अगर अभी 75 रुपए दे रही है और ये कहती है कि हम जो 25 रुपए हैं आपको बाद में दे देंगे, 25 रुपए आपको बाद में दे देंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उस समय कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा डेप्ट हो या क्रेडिटर्स का प्रेशर हो या उसने लोन ले रखा हो, तो उस केस में जरूरी नहीं है कि वो आपका फुल वैल्यू पे करें।
जो 100 रुपये है वो आपकी फुल वैल्यू पे करें। तो जब कंपनी बंद या फ्लेक्सिबल हो रही हो कंपनी, तो कंपनी की जो फाइनेंशियल सिचुएशन के बावजूद भी किसी सदस्य को उस जो अमाउंट होता है उससे अधिक भुगतान करने के लिए नहीं कहा जा सकता जो उसके शेयरों पर अवैतनिक रहता है। मतलब कि जैसा भी नहीं बताया ना कि जो उसके शेयर हैं जैसे 100 का है तो 100 से उसको एक्स्ट्रा नहीं मिल सकेगा अगर कुछ ऐसी कंडीशन होती है तो। ठीक? इसके बाद आता है कैपिटल क्लॉज, इसको वैसे बोलते हैं पूंजी पूंजी खंड। सो इस क्लॉज में जो कैपिटल शेयर कैपिटल का बारे में जितनी भी डिटेल होती है वो दिया जाता है। इसमें जो आपके पास शेयर कैपिटल होता है कंपनी के पास उसकी फुल डिटेल होती है जिसके साथ कंपनी रजिस्टर्ड है। इसके अलावा कैपिटल क्लॉज में शेयर्स के टाइप, प्रत्येक प्रकार के शेयर्स के नंबर और प्रत्येक शेयर के जो उसमें प्राइस होता है उसका भी दिया होता है। मान लीजिए कि जैसे अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले ही LIC ने अपने IPOs इशू किए हैं, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कंपनी। पहले ये क्या थी, पहले पूरी गवर्नमेंट कंपनी थी लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें प्राइवेट भी पार्टनरशिप हो गया है। तो इसने अपने IPO इशू किए हैं। तो जो इसका मेमोरेंडम होगा, क्योंकि IPO का मतलब होता है जब आप पहली बार शेयर इशू कर रहे हैं तो उनका कुछ होगा, तो उन्होंने उसमें पहली बार शेयर में इशू में, तो उसमें उसमें क्या क्या होगा, किस तरह का शेयर है, कितने नंबर ऑफ शेयर हैं, फिर पर शेयर का उसका प्राइस कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है, प्रीमियम पर है, डिस्काउंट पर है, डिविडेंड होगा कि नहीं होगा, डिविडेंड किस तरह का होगा, ये सारा सब कुछ उसमें अपने बारे में दिया होगा। साथ ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने का इरादा नहीं रखने वाली कोई भी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी को कई रीजंस के आधार पर किसी भी जो उसमें प्राइस होता है अनुमान हो सकता है। अगर जो स्टॉक, कुछ तो कंपनी ऐसी होती है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है BSE NSE में, कुछ ऐसी होती है जो इसके अलावा भी होती है। अगर वो इसका इरादा नहीं रखती हैं कि उनको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना है तो उनके जो प्राइसेस होते हैं वो कई तरह से या कई फैक्टर्स होते हैं जिन पर वो डिपेंड हो सकते हैं। तो हालांकि जो लिस्टेड होने वाली पब्लिक कंपनियों के शेयर का एक अंकित मूल्य होगा, जो अब यहाँ पर जो कि अभी मैंने जो LIC का एग्जाम्पल लिया है, जो पब्लिक कंपनियां हैं, पब्लिक का मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट की पार्टनरशिप भागीदारी ज्यादा होती है, उन कंपनियों का एक प्राइस उसमें दिया होगा। लेकिन इन द केस ऑफ प्राइवेट ये नहीं होता, तो इसी वजह से लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक, इसके बाद अब अगला आता है आपका सब्सक्रिप्शन, एसोसिएशन क्लॉज एंड सब्सक्रिप्शन, जिसको बोलते हैं आप सदस्यता। ठीक है ना। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लास्ट और लास्ट जो क्लॉज है उसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज अगर बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो कंपनी के जो इनकॉर्पोरेशन के पीछे जो इसके शेयर होल्डर्स हैं उनके ऑब्जेक्ट को लिस्टेड करता है। जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनके ऑब्जेक्ट्स को लिस्ट करता है और यह भी बताता है कि कंपनी जो कस्टमर है कंपनी में शेयर लेने के लिए एग्री है या नहीं। यह एक चीज और होता है कि इसमें हर ग्राहक द्वारा लिए गए कंपनी के शेयर की संख्या भी होती है। ऊपर तो उसमें होती है जिसमें हमने अभी बताया था ना कैपिटल में, लेकिन साथ ही जो सब्सक्रिप्शन क्लॉज है या एसोसिएशन क्लॉज है उसमें भी कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स या सब्सक्राइबर जो शेयर्स दिए होते हैं उसके नंबर उसमें लिस्टेड होते हैं। यह सब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सब्सक्राइबर शीट में डिटेल वाइज दिया होता है। ये पूरा डिटेल वाइज इसमें दिया होता है। ठीक, तो अब इसका फाइनली रिजल्ट क्या निकलता है। अब एक तरह से अगर हम देखें तो इन लास्ट हम ये कहना चाहते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके बिना कंपनी को शामिल नहीं किया जा सकता। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि जिसके बगैर आपको कंपनी को शामिल नहीं किया जा सकता।
ये कंपनी का एक चार्टर दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, ये कंपनी का एक चार्टर डॉक्यूमेंट है। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एओए, ठीक है ना, दोनों कंपनी के संविधान के रूप में कार्य करते हैं, दोनों कंपनी के संविधान के रूप में कार्य करते हैं। जैसे हमारे यहाँ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, जो हमारी कंट्री चलती है वो हमारे किसके हिसाब से चलती है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान है वो उसके अकॉर्डिंग चलती है। तो ऐसे ही जो कंपनी है वो किसके संविधान, कंपनी का संविधान क्या है, MOA, ठीक। तो ये इसके हिसाब से चलती है। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को आप समझ सकते हैं। तो ये हो गया आपका कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या होता है, ठीक। अब देखिए, क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को एडिट कर सकते हैं, क्या हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को एडिट कर सकते हैं? देखिए उसके बारे में क्या है कि द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी मे बी अल्टर्ड इन द फॉलोइंग रेस्पेक्ट। कुछ केसेस में इसको हम किस तरह से एडिट कर सकते हैं। पहला, बाय चेंजिंग इट्स नेम, इसका हम नाम बदल सकते हैं। इस तरह से जो हमारे दिया हुआ है सेक्शन 21 टू 24 तक, हमारे अगर हमें कंपनी का नाम बदलना है तो उसके बारे में किस तरह से आप बदल सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा वो दिया हुआ है सेक्शन 21 से लेकर के आपको 24 तक। आपका सेक्शन 21 से लेकर के सेक्शन 24 तक आपका नाम बदलने के बारे में दिया हुआ है। नाउ बाय अल्टरिंग इट in regard to the state in which the registered office is to be situated or its objects। अब अगर इससे संबंधित आपको आ, कुछ चेंजेस करने हैं, अल्टरिंग का मतलब होता है आपको कुछ चेंजेस करने हैं। सो स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस इज टू बी सिचुएटेड और, मान लीजिए कि आपका ऑफिस जो इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है अभी आप यूपी में हैं और अब क्या करना चाहते हैं कि अब इस ऑफिस को उठा करके अब दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमने अभी एक बताया था सिचुएशन क्लॉज, जहां पर कंपनी का एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया होता है। अब अगर आप अपने ऑफिस को एक जगह से लेकर के दूसरी जगह, इन केस में किसी स्टेट के केस में यूपी से ले जाकर के आप दूसरी जगह आप ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है वो सेक्शन 17 में दिया हुआ है। इसका एग्जाम्पल एक दिए देखिए कि मेरे ख्याल से शायद वो जो टाटा नैनो का वो ऑफिस था पहले किसी और स्टेट में बनना था, लेकिन बाद में जाकर के फिर वो वेस्ट बंगाल में जाकर के बना था वो। तो पहले जब रजिस्टर्ड हुआ था तो क्या हुआ कि उसको किसी अन्य स्टेट में बनाना था, बाद में वो किसी दूसरे स्टेट में चला गया। तो आपको जो सेक्शन 17 है उसके तहत आपको कंपनी एक्ट के ऑफिस में बताना पड़ेगा कि नाउ यू आर गोइंग टू चेंज योर सिचुएशन, आप अपनी लोकेशन को चेंज कर रहे हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज बाय अल्टरिंग इट्स शेयर कैपिटल, आपके कैपिटल क्लॉज में दिया हुआ है। कैपिटल क्लॉज में क्या दिया हुआ है, जैसे अभी हमने LIC की बात की कि उसका जो शेयर इशू हुआ है तो उसमें क्या है, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, शेयर की कीमत कितनी है, कितने कब इशू होगा, और ये सारी डिटेल उसमें दी होती है। तो अब अगर आपको जो कैपिटल रेज कर रहे हैं शेयर के द्वारा उसमें अगर कोई चेंज करना है तो वो आपको दिया हुआ है सेक्शन 94 में, सेक्शन 94 में। तो आप देखेंगे कि जब हम लोग ये जो सेक्शन जितने भी पढ़ रहे हैं ये इसलिए होता है कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं होता। कंपनी में इसके लिए CS और CA होते हैं, कंपनी में इसके लिए आइदर कंपनी सेक्रेटरी या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये दो लोग होते हैं। तो जैसे आप लोग BCom ऑनर्स कर रहे हैं तो आप लोग ही इन्हीं में से जाकर के आगे चाहे CS या CA आप जो करना चाहेंगे तो आपको फिर इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। और जो ये मेरे पास कंपनी लॉ की एक बुक है वो कंपनी सेक्रेटरी की है, जो कंपनी सेक्रेटरी की बुक है जिसमें आप ये देख रहे हैं ना द अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये 1200 पेज की है लगभग। इसमें कितना, हाँ 1238, तो थोड़ा बहुत ये इंडेक्स वगैरह हटा दीजिए। तो ये 1238 पेज की किताब है। अगर आप CA और CS करते हैं और उसको क्वालिफाई कर लेते हैं और CS बन जाते हैं तो आपको ये सारे सेक्शन आपको पता होने चाहिए। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी में इनकी क्या वैल्यू होती है। आप देखेंगे
कि जो कंपनी को ऑडिट होता है वो सीए करता है, कंपनी का ऑडिट होता है ना वो सीए करता है, और उसके अप्रूवल के बाद ही उसकी जो बैलेंस शीट वगैरह जो भी होती है वो पब्लिश की जाती है, जो नेम क्लॉज में होता है वो पब्लिश किया जाता है। ठीक, तो आपको शेयर कैपिटल के बारे में भी कैसे आप उसको रीऑर्गेनाइज करना है, उसको रीऑर्गेनाइज करना है, कुछ चेंजेस करने हैं। अगर शेयर कैपिटल को रीऑर्गेनाइज करना है तो आपको 391 से लेकर के 396 तक का जो सेक्शन दिया है उसमें देखना पड़ेगा, और अगर थोड़ा बहुत चेंजेस करना चाहते हैं तो आप सेक्शन 94 में देख सकते हैं। एंड बाय रिडक्शन इट्स कैपिटल, अब इसका कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन का मतलब है कि जो पूंजी आप पहले लगाना चाहते थे अब उस पूंजी को आप कम करना चाहते हैं। कैपिटल का मतलब कि जो पहले आप कैपिटल एम्प्लॉयड किए थे आप उसको अब रिड्यूस करना चाहते हैं। तो वो कैसे रिड्यूस, मान लीजिए आपने कंपनी एक में क्या किया कि आप 100 करोड़ इस कंपनी में लगाना चाहते हैं, ये आपने एनओए में लिख करके दे दिया, लेकिन अब चूंकि आप उतना फंड रेज नहीं कर पाए या आपको डेप्थ नहीं मिल रहा है, जो भी है कंडीशन है, तो आप उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, देन यू गो फॉर सेक्शन 100 एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू विल रिड्यूस योर कैपिटल, के अकॉर्डिंग आप अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हैं। एंड बाय मेकिंग द लायबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स अनलिमिटेड, आप अपने डायरेक्टर्स मतलब कि जो लिमिटेड कंपनी है उसको आप अनलिमिटेड भी कर सकते हैं। जो लिमिटेड कंपनी है उसमें से अपने डायरेक्टर्स या जो उसके मेंबर्स, कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी को अनलिमिटेड कर सकते हैं। लेकिन देखिए कि लिमिटेड और अनलिमिटेड में आपको डिफरेंस पता है कि जब आपके पास लिमिटेड कंपनी होगी तो उसके जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन जैसे ही अगर आपकी कंपनी अनलिमिटेड हो जाती है तो फिर उसकी कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। वो हम पीछे बता चुके हैं कि उस केस में अगर कभी कंपनी के साथ कुछ भी होता है या बंद होती है या कुछ वैसा हो जाता है, वाइंड अप हो जाता है, देन उसकी जो जो उसके मेंबर हैं उनकी पूरी संपत्ति एसेट जो है कंपनी का वो सारा का सारा बेच करके या किसी भी तरीके से जो उसके क्रेडिटर्स हैं उनको आपको लायबिलिटी को पूरा करना पड़ेगा। लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी में आपका लिमिटेड रहता है, लेकिन अनलिमिटेड में फिर आपका अनलिमिटेड हो जाता है। सो फॉर द पर्पज ऑफ अमेंडमेंट डिफरेंट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, नेमली पार्ट रिलेटिंग टू कंडीशन एंड पार्ट रिलेटिंग टू अदर प्रोविजन। तो अगर आपको इनमें से कोई भी चेंजेस करने हैं तो उन चेंजेस को करने के लिए दो तरह के क्लॉज बनाए गए हैं। एक क्या, पहला वो कंडीशन के हिसाब से, कंडीशन से संबंधित कोई भी पार्ट अगर हम चेंज करना चाहते हैं वो, दूसरा है जो अदर प्रोविजंस है हमारे, जो अदर कुछ फैक्टर्स या कारण हैं जिनके आधार पर हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ तक कि आपका पूरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंप्लीट हो गया। ठीक, अब जो आपका अगला है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रोस्पेक्टस, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, साथ में ही सभी लोग अपना नाम मैसेज बॉक्स पर लिख दीजिए। जिन लोगों ने अपना नाम मैसेज बॉक्स में लिख दिया है उनको छोड़ करके जिन लोगों ने अपना नाम मैसेज बॉक्स में नहीं लिखा प्लीज अपना नाम लिख दीजिए प्लीज। जो लोग बाद में आए हैं या छूट गया हो, आपकी अटेंडेंस इसी से काउंट हो जाती है। तो टुडेज क्लास इज ओवर नाउ। जिन लोगों ने नाम नहीं लिखा और जिनकी कोई क्वेरी हो तो वो रुक सकते हैं, बाकी लोग चाहें तो अपना जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू नैना। थैंक यू सर। थैंक यू अनुष्का। थैंक यू दिव्यांशी। एंड शिवानी, यू टू। प्रत्यक्ष, थैंक यू टू यू। ऋषभ कटियार, आप सभी को थैंक यू।
देखिए एक चीज़ और हम बता दें कि इसमें कंपनी लॉ और बिजनेस लॉ, इसमें आप लोग थोड़ा एक्यूरेसी रखिएगा, क्योंकि इस बार का रिजल्ट पता नहीं चाहे जो भी हो, बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ में बैक्स बहुत लगे हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो सब्जेक्ट को थोड़ा सीरियसली लीजिएगा, ठीक है। आकांक्षा, रौनक, प्रखर, थैंक यू। श्रेया, थैंक यू।